स्वागत है आपका कौन बनेगा प्रधानमंत्री में। मैं अभिसार शर्मा। तो अगले प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ लेने में महज 145 दिन बचे हैं और हमारा अंदाजा है कि 21 मई 2014 को अगले प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, क्योंकि 2009 में मनमोहन सिंह ने भी 21 मई को ही शपथ ली थी। और आज का बड़ा विषय आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज दो बड़े मुद्दे और दोनों का ताल्लुक नरेंद्र मोदी से है। जी हां, दोनों मुद्दों का ताल्लुक नरेंद्र मोदी से है। दंगा केस में उन्हें क्लीन चिट मिल गई है, मगर दूसरी तरफ केंद्र ने महिला जासूसी कांड पर जांच आयोग बिठा दिया है नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए। दिलचस्प बात देखिए, उसी दिन जांच आयोग बिठाया गया है जिस दिन दंगा केस पर फैसला आना था। मगर बड़ी खबर ये मोदी के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है और यही वजह है कि हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इसके जरिए मोदी के रास्ते का आखिरी की अड़चन जो है वो दूर हो गई है। दंगा केस में अब तक क्या हुआ है, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। गुजरात दंगा केस में मोदी को मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। इसके अलावा गुजरात दंगा केस में अब मोदी पर केस नहीं चलेगा। उनके पास विकल्प है कि वो आगे हायर कोर्ट्स में जा सकते हैं और 20-25 दिन में इस पर कार्रवाई भी करेंगी ज़किया जाफरी। इसके अलावा मोदी ने दंगा भड़काने की बात नहीं की, ऐसा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने माना है, मजिस्ट्रेट बीके गणत्र ने। इसके अलावा कोर्ट के फैसले पर मोदी का ट्वीट आया है, सत्यमेव जयते कहते हैं वो, और महात्मा गांधी की भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा मोदी और मजबूत हुए, ये उनकी नैतिक जीत है, ऐसा दावा बीजेपी कर रही है। और कोर्ट के फैसले के दिन आखिर जांच आयोग क्यों, ऐसा अरुण जेटली कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी। उधर अहमदाबाद की अदालत से फैसला आया, इधर दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर में पटाखे फूटने लगे। अहमदाबाद की अदालत ने गुजरात दंगों के केस में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है। मोदी के खिलाफ दंगा केस की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में मोदी को पिछले साल क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन दंगों में मारे गए पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी ज़किया जाफरी सुप्रीम कोर्ट चली गयीं। वहां से मामला फिर अहमदाबाद कोर्ट गया, जहां से मोदी अब बरी हो गए हैं। गुजरात दंगों को लेकर जागिया जी का एजिटेट किया हुआ कोई क्रिमिनल केस किसी कोर्ट में नहीं है। हमने इस पर कोई एविडेंस नहीं पाया और हमने क्लोजर रिपोर्ट दिया था, वो एक्सेप्ट हो गया। लेकिन पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी ज़किया जाफरी ने कहा है कि वो हिम्मत हारने वाली नहीं हैं। मैं हिम्मत हारने वाली नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ करने आगे जहाँ पर जाने का है मुझे, वहाँ पर मैं केस करूँगी। साल 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे। इन दंगों में करीब 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। दंगों के वक्त मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। हालांकि मोदी के खिलाफ कभी कोई केस तो नहीं चला, लेकिन उनकी भूमिका को लेकर सवाल जरूर उठे। लेकिन कोर्ट के इस फैसले ने मोदी को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी राहत जरूर दे दी है। फर्जी बयानबाजी, फैब्रिकेटेड एविडेंस कभी प्रूफ, सबूत का स्थान नहीं ले सकता। इस सारे संघर्ष में श्री नरेंद्र मोदी और मजबूत हुए हैं। अपनी जजमेंट में जज बीजे गणात्रा ने ये लिखा है कि संजीव भट्ट एक क्रेडिबल विटनेस नहीं है, क्योंकि एक तो इस पूरे मामले में 9 साल बाद अपनी बात रखने के लिए आए, दूसरा कि उनकी चूंकि सरकार से खटपट चल रही थी, इसलिए उन्होंने अपना बदला निकालने के लिए किया। यही बात आरबी शिवकुमार के बारे में कही गई है। जजमेंट में लिखा गया है कि शिवकुमार के पहले 2 एफिडेविट जो नानावटी कमीशन के सामने रहे हैं, उसमें सरकार की आलोचना नहीं की गई है, जबकि उसके बाद जब उन्हें प्रमोशन नहीं दिया गया तो फिर उसके बाद के एफिडेविट में उन्होंने सरकार की जमकर मुखालफत की है। यानी कि जज ने अपने ऑर्डर में इन दोनों ही अधिकारियों के बयानों को कोई तवज्जो नहीं दी है और इनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। तो यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या इसके चलते नरेंद्र मोदी की राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ जाएगी, क्योंकि कम से कम यह अदालती फैसला हमारे सामने। हम मानते हैं कि अभी भी न्यायिक प्रक्रिया थमी नहीं है, सामने अभी और विकल्प हैं ज़किया जाफरी के पास, मगर एक बहुत बड़ा फैसला और कांग्रेस के लिए भी झटका माना जाएगा। 3 बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हम आपको बता दें, हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की तरफ से रीटा बहुगुणा जोशी, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से केसी त्यागी और बीजेपी की तरफ से नलिन कोहली। आप तीनों का स्वागत। सबसे पहले रीटा बहुगुणा जोशी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, जिस दिन यह फैसला आने वाला है उसी दिन जांच आयोग का गठन हो जाता है।
आप बताइए, या तो आप बहुत मासूम हैं रीटा बहुगुणा जोशी, आपसे मेरा मतलब सरकार, या फिर आप जनता को बहुत ज्यादा मासूम समझती हैं? देखिए, सब जानते हैं कि हर थर्सडे को कैबिनेट की मीटिंग होती है और कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिया गया। तो मैं समझती हूं कि अगर इसी दिन बृहस्पतिवार को अगर दोनों बात हुई तो ये संयोगवश है, इसमें कोई आप एक मतलब मत खोजिए। दूसरी बात, ये मुद्दा स्नूपगेट का और इनका जो ये जो मुद्दा है, ये लंबा मुद्दा चला है, बरसों से मुकदमे की बात चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट तक गई। और एसआईटी ने क्या कहा? एसआईटी की रिपोर्ट में ये कहा गया कि सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं है। और आप जानते हैं हमारे देश के कानून में कितने सारे मुकदमे हैं जिसमें लोग इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि ठोस प्रमाण नहीं है। ठोस प्रमाण का होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी संलिप्तता समाप्त हो गई। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक संवैधानिक पद पर होने के कारण एक मुख्यमंत्री जिनके रहते नरसंहार हुआ, जिनके रहते हुए एक चीफ मिनिस्टर रहते हुए आर्मी को बुलाने में देरी की गई, जहां पर जिनके खुद प्रधानमंत्री ने खुद कहा हो कि राजधर्म का अनुपालन नहीं हुआ। मैंने आपसे कहा, अब आपने साक्ष्य की बात की, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, जनता ये जानना चाहेगी ना कि 9 साल बाद अचानक अवतरित कैसे हो जाते हैं संजीव भट्ट। 4 साल बाद पहली 2 गवाहियों में जकिया जाफरी जिक्र नहीं करती हैं नरेंद्र मोदी का नाम, यानी कि पुलिस के सामने और नानावटी आयोग के सामने, मगर जब वो आती हैं 2006 में, तब अचानक नरेंद्र मोदी का नाम होता है। तो आरोप लगना लाजमी है कि क्या ट्यूटर किया जा रहा है, क्या एक साजिश है इसके पीछे? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को गठित किया और उससे जांच करवाई तो एक एमिनस क्यूरी भी बिठाया। और राजू रामचंद्रन जी की रिपोर्ट देखिए, उसमें साफ लिखा है कि एसआईटी ने जो प्रमाण इकट्ठे किए हैं उसमें काफी प्रमाण ऐसे हैं जो ये इंडिकेट करते हैं, संकेत देते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता हो सकती है और इसकी जांच होना जरूरी है। और जब तक नहीं होगी बात पता नहीं चलेगी। तो हम नहीं कह रहे, हम ये बात नहीं कह रहे कि किया कि नहीं किया, हम ये कह रहे हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री अपने आप को एब्जॉर्ब कैसे कर सकते हैं। मगर एमिकस क्यूरी के भी जो बयान है वो कंजेक्चर्स पे आधारित हैं, वो जमीन बनाते हैं संजीव भट्ट को। वो संजीव भट्ट जिसके बारे में एमिकस क्यूरी का मैं आपको बयान पढ़ के बता दूं कि आई हैव नो डाउट दैट दिस मैन इज स्ट्रैटेजाइजिंग एंड प्रोबेबली उनके एक्शन से दूसरे लोग पॉलिटिकल माइलेज उठाना चाहते हैं। तो जब संजीव भट्ट की विश्वसनीयता पर एमिकस क्यूरी ही सवाल उठा रहा है तो मैं इसे विरोधाभास क्यों ना मानूं कि दूसरी तरफ उनके बयान के आधार पर वो मोदी पर कानूनी कार्रवाई करना चाहते थे। क्यों? देखिए, ये जो केस है ये सिर्फ गुलबर्ग सोसाइटी में लगी आग जिसमें 62-63 लोग मरे उससे संबंधित है। पूरे गुजरात में दंगे हुए, 1000 से ज्यादा लोग मरे, मुख्यमंत्री थे नरेंद्र जी और मोदी जी के रहते हुए ये होता रहा, लगातार कई दिन तक होता रहा। मेरा कहना दूसरा है, एक संवाद, देखिए कानूनी प्रक्रिया क्या है, ये कानूनी प्रक्रिया चलेगी। खुद ही कह दिया है जकिया जाफरी जी ने कि मैं और आगे ऊपर अदालतों में जाऊंगी। मैं कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज नहीं करती, कोर्ट्स अपना जजमेंट देंगे ठोस प्रमाणों के आधार पर, कंजेक्चर्स पे नहीं देंगे। लेकिन ये अगर ठोस प्रमाण नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि क्लीन चिट हो गई। क्लीन चिट नहीं दे सकती आप इस विरोधाभास है। इस मामले में क्लीन चिट आप कैसे मुख्यमंत्री को दे दिया है रीटा बहुगुणा जी, अब आप भी कह रहे हैं कि साहब इसको हम एक तरह से क्या फैसला दिया है? सब्सटैंटिव एविडेंस, एक्सक्यूज मी, सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं है। सब्सटैंटिव एविडेंस से इसलिए छूट रहे। आप मुझे बताइए, महिलाओं पे हो रहे अपराध में कितने लोग जेल जा पाते हैं, कितने लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो पाती है? शुमार करना चाहूंगा चर्चा में। 302, 307 और अलग अलग उसके लोग जा पाते हैं। तो कानून तो साक्ष्यों पे चलता है ना। हाँ, तो साक्ष्यों पे ही ये फैसला आया है। मगर नलिन कोहली, मैं ये जानना चाहता हूं सत्यमेव जयते किस बात की? 1200 लोग मारे गए थे उस नरसंहार में, तो सत्यमेव जयते कहां? हकीकत वो है। तो सवाल ये, राजधर्म पर तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी प्रश्न उठाया था। मुझे आशा है कि क्योंकि सत्य की बात आज होने जा रही है तो मुझे समय उतना दिया जाएगा ताकि मैं तथ्यों पे बात करूं। कांग्रेस पार्टी की तरह हम जो है अपनी राजनीतिक लड़ाई जो है राजनीतिक मुद्दों पे लड़ते हैं और दुरुपयोग नहीं करते हम संस्थानों की, संवैधानिक प्रक्रिया की, ताकि हम अपने विरोधियों को सबक सिखाने का प्रयास करें। तो पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, फैक्ट्स पे हम चले। आपने सत्य की बात कही तो सत्य पे करें। ये असत्य है कि देरी हुई।
28 फरवरी के बाद अगला दिन होता है 1 मार्च। फरवरी में 31 दिन नहीं होते हैं। 27 को गोधरा का कांड हुआ था, जिसमें अनफॉर्चुनेटली, आप बयान सुनिएगा चीफ मिनिस्टर का, नरेंद्र मोदी जी का। उस दिन उन्होंने स्पष्ट रूप से 27 को गोधरा जो इंसिडेंट हुआ कहा कि ये एक टेररिस्ट एक्ट है, कम्युनल नहीं। 28 को अनफॉर्चुनेटली दंगे शुरू हुए। ये झूठ कहा जाता है कि पूरा गुजरात जो है जल रहा था। 25 जिलों में सिर्फ 7 जिलों में यह बात हुई। आप इस बात की भी पुष्टि करिए जो सारा आज इन्वेस्टिगेशन सबसे निकल रहा है कि कितने प्रिवेंटिव अरेस्ट हुए थे, 77,000, और उसके बाद 23,000 लोग लगभग जो है उनके ऊपर कार्रवाई चली। ये ऐसा जगह है कि 4,000 से ऊपर केसेस फाइल हुए गए, 1100 से अधिक केसेस समाप्त हुए जिनमें कन्विक्शन हुए। मैं आज आंकड़े इसलिए गिना रहा हूं, नलिन जी, मैं आंकड़े इसलिए गिना रहा हूं, बिल्कुल मैं समझ रहा हूं। आप मैडम पहले शांति रखिए। आज मेरा निवेदन है, बहुत देर तक आपने असत्य को लेकर आगे बातें की है। मैं एक एक करके हर चीज का जवाब आज दूंगा, तथ्यों पे करूंगा। रीटा जी की इच्छा हो सकती है, रीटा जी की, मेरी बात सुनिए। नलिन, सवाल यहाँ पर ये है, आप जो बात कर रहे हैं चलिए, मगर एक हकीकत है कि उन्हीं के नेतृत्व में तमाम चीजें हुई हैं, तो एक क्या मॉरल एस्पेक्ट भी नहीं है? हम मानते हैं अदालत ने आज फैसला सुनाया है और हम उसको स्वीकार रहे हैं, मगर सवाल यह है कि यहां पर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस राजधर्म की जब बात अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे थे तो यहां पर मॉरल जिम्मेदारी की बात की जा रही थी। मैं अभिसार जी विनम्रता से कहना चाहूंगा, ये सब नैतिक बात करने से पहले पूरे तथ्यों को जान लीजिए। आर्मी जो है 20 घंटों के अंदर में पहले दिन के बाद वहां पहुंच गई। वहां पर अपने गृह मंत्री उस टाइम लाल कृष्ण आडवाणी जी पहुंचे थे निरीक्षण के लिए। आप जब बात करते हैं कि इतने लोग मरे, तो वहां पर दूसरी बात क्यों नहीं करते हैं आप कि मैडम आप जो है प्लीज, फिर आप बीच में बोल रहे हैं। आपको सत्य अगर पसंद नहीं है, अगर मैं अपने तथ्य नहीं रख सकता हूं, तो ये किस प्रकार की चर्चा हो रही है? पूरी बातें जो रीटा जी ने कही मैंने शांति से सुनी, और लगातार 12 साल से मोदी जी और हम सब जो है सुनते जा रहे हैं इन शब्दों को। आज हमारे पास कोर्ट का निर्णय है, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। आपको तो सवाल का जवाब वैसे ही पसंद नहीं आएगा रीटा जी, तो आप जो प्रश्न पूछ रहे थे, मैं तथ्यों पे बात कर रहा था। आप चीफ मिनिस्टर के बयानों को देखिए, आप बात करिए कि पहले दिन आप देखिए ना, 10,000 से ऊपर राउंड्स फायर हुए, जिसमें 5,500 राउंड्स जो हैं वो पहले 72 घंटे में फायर हुए। 199 लोग पुलिस फायरिंग में मरे, उसमें से 101 लोग जो है पहले हफ्ते में। आप कहते हैं नैतिक आधार, आप ये जो बात कह रहे हैं, तो आप जो नैतिक बात जो कह रहे हैं, क्या ये नैतिक आज उठती नहीं है बात? जो लोग गलत बार बार प्रश्न उठा रहे हैं मोदी जी पे, जो लोग बार बार गुजरात के दंगों के ऊपर में अपनी राजनीति और अपने राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उन लोगों की एक नैतिक बात नहीं उठती कि आज माफी मांगे देश से? यहां पर मैं आपसे जानना चाहता हूं रीटा बहुगुणा जोशी कि नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी को उस बैठक में यह कहा था कि हिंदुओं को अपनी भड़ास निकालने का मौका मिले, वही चीज गलत साबित हो जाती है, वही चीज झूठ है, क्योंकि संजीव भट्ट उस बैठक में थे ही नहीं। 8 अफसर ये बयान दे चुके हैं कि नरेंद्र मोदी ने ऐसी कुछ बयान नहीं की। संजीव भट्ट खुद 9 साल बाद आते हैं, जकिया जाफरी 4 साल बाद मोदी का नाम लेती हैं। तो मेरा सवाल फिर से वहीं पर आता है यहां पर कि ऐसे में ये पूरा मामला तो ऐसा लगता है कि असत्य के उस पर बना है। बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं, मेरी भी बातें, जिन्होंने तथ्य बताया मेरी भी तथ्य सुनिए। जो लोग उसमें फंसे थे वो सब मंत्री बने कि नहीं बने मोदी जी की सरकार में? अब आप जेल गए हैं। दूसरी बात कि जब प्रधानमंत्री देश के, उनके पास तो सब जानकारी होती है, क्यों इतने घंटों बाद चली कि इस मुख्यमंत्री को पद से हटने की जरूरत पड़नी चाहिए? उन्होंने क्यों इस तरह की बात की, अप्रसन्नता क्यों अपनी जाहिर करी? और जब खुद गए प्रधानमंत्री, तब पहली बार मोदी जी ने राहत शिविरों में कदम रखा। देखिए, और राहत शिविरों की जो हालत हुई वो सब जानते हैं। और आज इतने साल बाद, 12 साल के बाद भी मोदी जी ने जब अभी अपनी संवेदना व्यक्त की, माफी तो कभी मांगी नहीं, शोक कभी प्रकट नहीं किया, ये कभी नहीं कहा कि हाँ इतने बड़ी हुई और बात गलत, मैंने आपको मौका दिया, बोले भी तो क्या कहा? मैंने आपको मौका दिया कि अगर कुत्ते का बच्चा भी मरता है, कुत्ते का बच्चा भी मरता है तो मुझे दुख होता है। रीटा बहुगुणा जोशी, अब आप पृष्ठभूमि बांध रही हैं, इतिहास में जा रही हैं। मैं बहुत संक्षिप्त, बहुत सीधा सवाल, रीटा बहुगुणा जोशी, बहुत सीधा सवाल था। सीधा सवाल यह था कि क्या झूठ के आधार पर
संजीव भट्ट का जो पूरा इस मामले में भूमिका है उस पर सवाल उठते रहे। मैंने बहुत स्पेसिफिक सवाल आपसे किया, मगर आप बाकी मुद्दों पर पहुंच गई। स्पेसिफिक सवाल और सीधा जवाब। स्पेसिफिक जवाब नहीं, स्पेसिफिक जवाब दे रही हूं आपको। आज मैंने उनके वकील की बात सुनी है। मैं मुकदमे में नहीं हूं, ना मैं वकील हूं। उनके वकील ने आज साफ कहा है कि हम जजमेंट पढ़ेंगे और उनका कहना है कि बहुत सारे एविडेंसेस हैं जिनको नजरअंदाज किया गया है। हम हायर कोर्ट में जाएंगे। देखिए, हम लीगल एस्पेक्ट में नहीं बोलते, लीगली तो कोर्ट डिसाइड करेंगे, लेकिन मैं फिर आपसे कहती हूं सब्सटैंटिव एविडेंस ना होना अलग बात होती है। चलिए, केसी त्यागी काफी देर से हमारे साथ बने हुए। केसी त्यागी, बस इससे एक पॉइंट कहना चाहूंगा अभिसार जी, एक वाक्य इस पे। संजीव भट्ट पे आप बार बार ये प्रश्न उठा रहे हैं, 2000 तक शांत, ऐसा अफसर जिस पे प्रश्न बार बार उठे जा रहे हैं। हो सकता है इस जजमेंट के अंदर में भी, क्योंकि अभी उसकी पूरे डिटेल्स नहीं आए, पर्जरी का केस की भी संभावना बनती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति झूठ के आधार पर ऐसा कर रहे हैं। और इन टच विद शक्ति सिंह गोहिल, मतलब यहां तक सबूत हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के साथ साजिश चला रहे हैं। और रीटा जी आज कह रहे हैं सबको नजरअंदाज करते हुए, किस प्रकार का मजाक है ये? मैं जवाब लूंगा। केसी त्यागी, अब तो एक तरह से अदालत ने कहा जाए बरी कर दिया है। मैं जानता हूं ये पहला स्टेप है, तो ऐसे में क्या ये सवाल उठना लाजमी नहीं है कि नीतीश कुमार ने थोड़ी जल्दी कर दी उस कदम को उठाने में? पहले तो मैं अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए श्री नलिन कोहली के वक्तव्य का भी समर्थन करता हूं कि इनकी अदालत में आस्था बढ़ी है। वरना राम मंदिर के आंदोलन में तो इन्होंने कहा था कि आस्थाओं के प्रश्न अदालत में तय नहीं किए जाते। तो मुझे प्रसन्न था कि हमारे मित्र नलिन कोहली अदालत के फैसलों को मानने लगे। आपको अभिसार जी याद होगा, पिछले दशक में एक फैसला आया था जिसमें था नो वन किल्ड जैसिका, आरुषि हत्याकांड में भी फैसला आया था कि दंपति परिवार ने आरुषि को नहीं मारा। इन दोनों फैसलों के खिलाफ बड़ी अदालत में फैसले गए और जैसिका हत्या में जो फंसे लोग थे उनको भी सजा हुई। और सब्सटेंशियल एविडेंस के अभाव में जब दंपति परिवार को छोड़ा था तो बड़ी अदालत ने फिर उनको उम्र कैद की सजा दी। तो इतनी बहुत प्रसन्न होने की इसमें आवश्यकता नहीं है। नंबर 2, 84 के दंगे में 84 के दंगों का मैं चश्मदीद गवाह हूं। इसी दिल्ली शहर में विंडसर पैलेस के चौराहे पर मेरी आंखों के सामने रामविलास पासवान, शरद यादव, नीतीश कुमार और मुलायम सिंह यादव जी की उपस्थिति में आंखों के सामने हमने सिखों को मरते देखा है। अभी तक किसी को सजा नहीं मिली। इस पर अगर कांग्रेस के नेता प्रसन्न हो तो अफसोस है। पहला कदम है नलिन कोहली। मैं समझ गया। इसी तरह त्यागी साहब, मैं आपकी बात समझ गया। आप क्या कह रहे हैं? मैं इसका नहीं, थोड़ा सा मैं शब्दों को, सवाल ये है, यहां पर सवाल ये है कि मैं आप एक सीधी से आपसे बात पूछना चाहता हूं। जो जेसीपी थे उस वक्त के, टंडन साहब या फिर गोंदिया साहब जो डीसीपी थे, वो वहां मौजूद ही नहीं थे। ना एक नरोडा पाटिया में मौजूद था और दूसरा गुलबर्ग में मौजूद नहीं था। और जब हिंसा बढ़ भी रही थी तो ये लोग वहां पहुंचे भी नहीं। और ये मुद्दा खुद एसआईटी ने उठाया है, ये मुद्दा खुद एमिकस क्यूरी इस बात का जिक्र करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक अदृश्य हाथ हमें नजर आता है। अब अभिसार जी, अब ये आपने प्रश्न पूछा और ये जरूरी है, क्योंकि केसी त्यागी साहब जो कह रहे हैं और आपका प्रश्न है, इसको जरा आराम से इसको समझिए। इशू क्या है कि 27 तारीख को मोदी जी के यहां एक बैठक हुई। यहां पर एक घटना हुई गोधरा में। मुख्यमंत्री जी का बजट सत्र चल रहा है। उसके बाद नेचुरली सेंसिटिव एरिया, कम्युनली फ्लेयर अप के चांसेस हैं। एक मीटिंग हो रही है जिसमें 8 वरिष्ठ अफसर बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं होगा क्या मुख्यमंत्री तुरंत नहीं करेंगे मीटिंग? उस मीटिंग के, और जिसके लिए संजीव भट्ट के लिए आप बोल रहे हैं, वो एक एसएसपी लेवल ऑफिसर ये दावा करता है बाद में कि मैं उस मीटिंग में था 8 साल बाद। उस मीटिंग में वो थे नहीं। उनके कॉल रिकॉर्ड्स आप ईमेल के रिकॉर्ड से जाइए, सब एसआईटी ने किया है। मैं जवाब दे रहा हूं। क्यों गायब हो गए? आप प्लीज मेरी बात मैंने अपनी बात रखी नहीं। रीटा जी क्या है, हर असत्य रीटा जी के सामने जब सत्य आता है वो असत्य बोल। मैं रीटा जी को टोकता नहीं हूं, लेकिन ऐसा डिबेट होने नहीं दूंगा जहाँ रीटा जी मेरी बात को बीच में रोकेंगी। नहीं, मैं अपनी बात पूरी रखूंगा। आपको जो कहना है रीटा जी उसके बाद कहिए। मैं आपको कह रहा हूं कि राजनीतिक रूप से राहुल गांधी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी के नेतृत्व में और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में आपके सामने कोई विकल्प नहीं है इन हटकंडों के सिवा। अब मैं अपनी बात पूरी करूं फिर आप मुझे जवाब दीजिए। तो मैं आपसे जो कह रहा हूं, आपने जो प्रश्न उठाया है कि इसी के ऊपर ये
एसआईटी जो है 9 केसेस में सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग के अंडर, मतलब आप जो अभी केसी त्यागी साहब जो बात कह रहे हैं, सर्वोच्चम उच्च न्यायालय के बिल्कुल मॉनिटरिंग के अंडर एक एसआईटी जिसमें पूर्व सीबीआई के डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हर चीज का डबल इन्वेस्टिगेशन होता है। एसआईटी के काम पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी वक्त उन्होंने तारीफ भी की है, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट की। दिबांग मैं आपसे जानना चाहता हूं, नहीं मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास। ये बताइए। एक तरफ रीटा जी कहती है कि मैं लॉयर नहीं हूं, मुझे समझ नहीं है, केस के पहलू को पढ़ के आए हम। नहीं, मैं दिबांग को भी शामिल करना चाहूंगा। एसआईटी की रिपोर्ट क्या है? सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं है, यही तो बोला ना उन्होंने। मतलब जितनी नैतिक अधिकार की बात जो आज रीटा जी कर रही हैं, उतना नैतिक अधिकार इनके प्रधानमंत्री हो, इनके कोई भी वरिष्ठ क्या नैतिक अधिकार दिखाया उन्होंने? देश में सबसे बड़े घोटाले हो गए, नैतिक अधिकार की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। चलिए दिबांग, मेरा सीधा सवाल है, एक ऐसे दिन जब ये सब में जांच हो रही है, आना हो, सब में जांच हो रही है, आपकी आज ही हमने देख लिया सीबीआई मंत्री को रिजाइन करना पड़ा है, क्योंकि रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट पर आप लोगों ने हस्तक्षेप किया है। गुजरात की सरकार एक लड़की का पीछा करती है, उसके पीछे लगाती है जो दंगा विरोधी दस्ता, मुझे आशा थी आप ये प्रश्न जरूर उठाएंगे, गवर्नमेंट लगा देती है। आप नैतिकता की बात कर रहे हैं, अभी स्नूपगेट में आएगा आपका रीटा जी शांत रहिए, आप बात मत करिए। नहीं, मुझे तो आशा थी कि रीटा जी इस प्रश्न को उठाएंगी। हाँ, जितना वाड्रा जी के केस में इतना बढ़िया इन्वेस्टिगेशन हुआ है, ये टेक्नोलॉजी मुझे सिखा दीजिए, अगर और किसी को नहीं सिखा सकते तो हम भी कुछ अपना करके सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ सकती है। दिबांग, मेरे ख्याल से आप बोलेंगे तब ये दोनों खामोश होंगे। पार मास्टर हैं रीटा जी, पार मास्टर्स हैं रीटा जी। नलिन जी प्लीज। दिबांग, ये दोनों घटनाएं एक दिन होना, और क्या इससे राजनीतिक तौर पर मोदी की स्वीकार्यता बढ़ेगी या अड़चने हैं अभी? देखिए, अगर राजनीतिक तौर पर आप देखें अक्सर बिल्कुल बढ़ेगी, और एक तरीके से बीजेपी में खासतौर पर जो एक प्लान बी बताया जा रहा था, भाई अगर मोदी नहीं होंगे तो कौन होंगे, खासतौर पर वो जो प्लान बी वाले जितने लोग हैं वो सबसे ज़्यादा मातम आज वहाँ मन रहा होगा। दूसरा, मुझे लगता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो मोदी के खिलाफ बात हो रही थी कि भाई उनको जगह जगह रोक लगी हुई थी, वहाँ एक तरीके से मोदी को मदद मिलेगी। मुझे लगता है कि अपने आप में अगर आप मोदी की तरफ से देखें और बीजेपी के उस खेमे की तरफ देखें, और वो काफ़ी बड़ा खेमा है जो मोदी की तरफ है, तो उनके लिए एक ये बड़ी जीत की तरह से उसको ये पेश करेंगे, और वो लोगों को ये बात समझ में भी आएगी, क्योंकि ये कोर्ट के फैसले के आधार पर कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट का फैसला जब तक नहीं आया था तब तक उस पर सवाल उठे हुए थे। और ये अब जेडीयू को आपने अच्छा सवाल पूछा कि जेडीयू को सोचना होगा कि जेडीयू आखिर क्या उसने जल्दीबाजी तो नहीं कर दी। हालांकि दिबांग, त्यागी साहब ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं फिर से उनसे जवाब लूंगा इस बात का कि क्या दाग धुल जाते हैं, क्या नरेंद्र मोदी के रास्ते से आखिरी अड़चन भी हट गई है? केसी त्यागी साहब, मैंने आपसे सवाल पूछा था और मैं अब उम्मीद कर रहा हूं कि आप उसका सीधा जवाब देंगे। सवाल ये कि क्या आपको नहीं लगता कि आज के फैसले के बाद अब नीतीश कुमार को यू टर्न करने की बारी आ गई है? सीधा सवाल, सीधा जवाब। जवाब सुनेंगे? क्योंकि बीच आप में जवाब ही नहीं देते थे, मैं क्या करूं? नहीं करता हूं शायद इसलिए। मैं बोल रहा था, बीच में आपने काट करके कोहली जी को बुलवा दिया। चलिए बोलिए। जनता दल यू को का अब भी मानना है कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात के अल्पसंख्यकों के साथ न्याय नहीं हुआ। उन्होंने आज तक भी इस बात के लिए रिग्रेट नहीं किया कि वहां पर इतने ऊंचे पैमाने पर मैसेकर हुआ था जैसे दिल्ली में सिख समुदाय के लोगों के साथ हुआ था। उन्होंने डेड बॉडीज को गोधरा से अहमदाबाद आने दिया, उनको पूरे शहर में डिमोन्स्ट्रेट होने दिया, सार्वजनिक तौर पर डेड बॉडीज को लेकर के खून का बदला खून से लेंगे नारे लगने दिए, और पूरा जो एटमॉस्फेयर था वो कम्युनिटी चार्ज हो गया। और उसके बाद भी उन्होंने जब राहत शिविर में जाने के लिए कहा मेहसाना में, तो उनका वक्तव्य है नलिन कोहली जी की तसल्ली के लिए कि इन शिविरों में बच्चा पैदा करने की मशीनें हैं, वो असंवेदनशील है, संवेदनहीन है और सांप्रदायिक मिजाज के हैं।
इस फैसले के बाद भी जनता दल यू की और हमारी राजनीति तो सवाल यहाँ नलिन कोहली लड़ने के लिए हमारा कमिटमेंट और शार्प हुआ है। नलिन कोहली, सवाल यहां पर यह, ऐसे में नरेंद्र मोदी पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक खेमा विश्वास कैसे करेगा जब ये तमाम मुद्दे बदस्तूर बने रहेंगे? जो नैतिक सवाल जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जिसका आपने भी जवाब नहीं दिया, राजधर्म की बात जो अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, आपको याद होगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें जब बात कर रहे थे, बहुत लंबा चौड़ा जवाब था अटल बिहारी वाजपेयी का, और उसके बाद धीरे से कान में बोलते हैं नरेंद्र मोदी, अरे साहब मैं भी कर रहा हूं राजधर्म, तब जाके कहते हैं, और मुझे विश्वास है कि नरेंद्र मोदी भी कर रहे होंगे। तो ये नैतिक सवाल तो हमेशा मोदी के सामने रहेगा। पहली बात है, त्यागी जी ने कुछ प्रश्न उठाए हैं, उनका जवाब दे दें। 27 तारीख को गोधरा में जो लोग अनफॉर्चुनेटली मारे गए थे, कई लोग उनमें से अहमदाबाद से थे, और अहमदाबाद वो बॉडियां वापस, एक मिनट सर मैं बोल देता हूं, अहमदाबाद वो बॉडीज वापस ली जा रही थी। अहमदाबाद के आउटस्कर्ट्स में पोस्टमार्टम हुआ था, क्रिमेशन हुआ था, और जिन लोगों को क्लेम नहीं किया गया था, अनआइडेंटिफाइड थे, उनका भी स्टेट ने क्रिमेशन किया। त्यागी जी ने मोदी जी का बयान कहा, एक जो वो मानते हैं वो असली बयान था। मैं यहां 2-3 बयान ऑफिशियली रख देता हूं। उन्होंने 27 को कहा था, और मैं कोट कर रहा हूं, दिस इज अ इनह्यूमन टेररिस्ट क्राइम ऑफ मैस वायलेंस, इट इज नॉट एन इंसिडेंट ऑफ कम्युनल वायलेंस। उन्होंने अगले दिन 28 को बयान में कहा था, आई शेयर द ग्रीफ ऑफ द पीपल ऑफ गुजरात बट द सोल्यूशन डज नॉट लाई इन नॉन पीस नॉन रिस्ट्रेंट ऑफ वेंटिंग आउट एंगर। ये सब गुजराती में बयान था। केसी त्यागी साहब ने शायद नहीं देखा होगा, 28 तारीख को ऑल इंडिया रेडियो हो, दूरदर्शन हो, लगातार मोदी जी के वहां टेलीकास्ट हुए थे पीस के लिए। एक वाक्य और मैंने पहले कहा कि पहले 3 दिनों के अंदर में 5,500 राउंड्स गोलियां चली थी, 101 लोग जो है गोलियों में मारे गए थे, जिसमें और टोटल जो है 10,000 से अधिक राउंड हुए थे, 16,000 टीयर गैस शेल्स लॉब हुए। आप मुझे कह रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री दंगे करा रहे हैं और वो इतना एक्शन नहीं लेंगे। नलिन, आप अपनी बात कह चुके, शुक्रिया। त्यागी साहब, ऐसा लग रहा है कि सच जो है वो जो मैं दिखाना चाहूं, सच यहां पर सब्जेक्टिव हो गया है। एक हो गया कांग्रेस का सच, एक जनता दल यूनाइटेड का सच, और एक बीजेपी का सच। तो यहां पर जो नलिन कोहली ने जिक्र किया, ये आधिकारिक बात है नरेंद्र मोदी की, तो आप इस पर क्यों नहीं एतबार करते? ये भी आधिकारिक बात है, ये भी आधिकारिक बात है कि राहत शिविरों में बच्चा पैदा करने की मशीनें हैं, ये भी ऑफिशियल बयान है महसाना के अंदर। क्या उससे दंगा भड़क रहा, क्या वो दंगा भड़काऊ बयान है? नहीं केसी त्यागी साहब, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं ये तमाम चीजें, क्योंकि अदालत ने कहा था, अदालत ने आज कहा है कि नरेंद्र मोदी का कोई भी ऐसा बयान सार्वजनिक तौर पर नहीं था जिससे दंगा भड़के। ये अदालत की टिप्पणी है, ये बीजेपी या किसी और की टिप्पणी नहीं है, ये अदालत की टिप्पणी है कि मोदी का कोई भी बयान भड़काऊ नहीं था। मैं खाली मोदी जी के इनकी पार्टी के अध्यक्ष का बयान है, इनकी पार्टी के अध्यक्ष का बयान है राज्यसभा में। कोर्ट है ये भी कि अगर मुख्यमंत्री चाहे तो 24 घंटे में दंगा खत्म कर सकता है। फिर गुजरात के मंत्री को क्या प्रॉब्लम थी जो 24 घंटे में? मैं जिसका जवाब देना चाहूंगा, ये दंगा करवाया गया। रीटा बहुगुणा जोशी, आपसे जानना चाहूंगा मैं, रीटा बहुगुणा जोशी, सवाल यहां पर यह है, संजीव भट्ट के कांग्रेस लिंक्स हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। अरे मेरी बात तो सुनिए आप, संजीव भट्ट के कांग्रेस के लिंक्स हैं, ये जाहिर हो रहा है। एक तरह से, जैसे मैंने फिर, आपने अब तक मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ज़किया जाफरी 4 साल बाद क्यों नरेंद्र मोदी का नाम लेती हैं। तो क्या कांग्रेस का गेम यहां बैकफायर नहीं कर गया? सीधा सवाल सीधा जवाब। सीधा जवाब यह है कि खड़े होकर नरसंहार करा रहे थे। सीधा जवाब यह है कि गुलबर्ग सोसाइटी में आग लगाई जा रही थी, आप मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं दे रही हैं। ना पुलिस सुन रही थी, ना मुख्यमंत्री का कार्यालय सुन रहा था। सच्चाई ये है कि लोग बुरी तरह से काटे गए, मारे गए। सच्चाई ये भी है कि केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। जवाब यह है कि प्रदेश में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही। मैं 3 बार अपना सवाल पूछ चुका हूं। मैं मुकदमे में नहीं जाती। अगर किसी की पत्नी, कांग्रेस मैं बता रही हूं, मैं जवाब दे रही हूं आपको, अगर मैं दे रही हूं, मैं आपको जवाब दे रही हूं, मैं जवाब दे रही हूं। अगर ज़किया जाफरी को लगता है कि मेरा पति बार बार फोन कर रहा था मुख्यमंत्री के घर पर, पुलिस कार्यालय में, मेरी जान बचाओ,
मैं मार दिया जाऊंगा, उसके बावजूद भी उनको मैं कुछ कहना चाहूंगा संजीव, तो ये क्यों नहीं मानेंगे बयान हुए कि इसमें उनकी संलिप्तता थी? मेरे पास वक्त नहीं रहेगा। बिल्कुल, मैं एक ही मिनट में एक बात कहना चाहता हूं। जहां गुलबर्ग सोसाइटी की बात होती है, क्यों नहीं ये बात उठाई जाती है कि 140 लोगों को वहां की पुलिस ने वहां से हटवाया था? ये क्यों नहीं बात, जब बार बार आप पूछते संजीव भट्ट को लेकर ये झूठ बोलते हैं फिर से इन्होंने टिकट दिया है सत्य सिंह गोहिल के साथ इनके हैं, और आप क्या है क्या चिल्लाने से, और तमाम बारीकियां हैं, तमाम जो बारीकियां हैं एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। ये बहस है क्योंकि इसकी सीधा ताल्लुक है हमारे इस विषय से कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। दिल्ली में सरकार बनाने जा रही अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। केजरीवाल सीएम बनने जा रहे हैं, इसलिए पार्टी ने संजय सिंह को संगठन का जिम्मा सौंपा है। संजय सिंह और पंकज गुप्ता लोकसभा के लिए उम्मीदवारों की तलाश करेंगे। पार्टी हिंदी भाषी राज्यों के अलावा दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने ये भी साफ किया है कि अमेठी में होने वाली झाड़ू यात्रा में कुमार विश्वास या पार्टी का कोई राष्ट्रीय नेता शामिल नहीं होगा। एनएसयूआई की पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस की युवा नेता अलका लांबा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई हैं। अलका ने जाते जाते राहुल पर निशाना साधा और कह दिया कि राहुल की कथनी और करनी में फर्क है। दुख इस बात का है कि कभी किसी ने मुझे समय नहीं दिया, चाहे वो राहुल जी के दफ्तर में जाकर ईमेल करना हो, फोन से अपॉइंटमेंट मांगनी हो, चाहे रजिस्टर में खुद मैं जाकर उनके दरवाजों पर अपनी अपॉइंटमेंट, सोनिया जी को भी मैंने पत्र लिखे, कहीं से मुझे 3 सालों में कहीं से कोई रिस्पॉन्स जब नहीं मिला तो मुझे लगा शायद सभी ने आंखें बंद कर ली है। 38 साल की अलका दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष रहने के साथ ही कांग्रेस में कई अहम पदों पर रह चुकी हैं। उधर बीजेपी की नेता और नरेंद्र मोदी आर्मी की महासचिव रही टीना शर्मा ने भी आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। जेडीयू से गठबंधन की अटकलों के बीच रामविलास पासवान ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली में आपात बैठक बुलाई है। शनिवार को पासवान लालू से गठबंधन रखना है या नहीं, इस पर फैसला ले सकते हैं। पार्टी के प्रवक्ता ललन कुमार ने कहा है कि अगर गठबंधन टूटता है तो लालू जिम्मेदार होंगे। 2009 के लोकसभा चुनाव में लालू और पासवान का गठबंधन हुआ था। तब 40 सीटों में से पासवान की पार्टी एलजेपी को समझौते के तहत 12 सीटें मिली थीं। इस चुनाव में पासवान खुद भी हारे और पार्टी का खाता भी नहीं खुला। यूपी के संभल से बीएसपी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का टिकट पार्टी ने काट दिया है। उनकी जगह मायावती ने पूर्व विधायक अकीलुर रहमान को उम्मीदवार बनाया है। माना जा रहा है कि आजम खान से नजदीकियों की वजह से बीएसपी ने इनका पत्ता साफ किया। बुजुर्ग नेता हैं, पार्टी के सांसद हैं, सभी कार्यकर्ताओं ने और मैंने भी एक पार्टी के सिपाही के नाते उनको लड़ाया था और अब इंशाल्लाह वो भी पार्टी के नाते वो मेरी मदद करेंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। बरेली लोकसभा सीट पर घोषित उम्मीदवार सुधीर मौर्य का भी टिकट कट गया है। वहां नए उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है। यूपी की 80 सीटों में से बीएसपी के पास अभी 21 सीटें हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जनवरी महीने के पहले हफ्ते में संपादकों से मिलेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री संपादकों के सामने सरकार का पक्ष रखेंगे और सवालों का जवाब देंगे। संपादकों के साथ इस तरह की बैठक पीएम पहले भी कर चुके हैं।